गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 12th क्लास फिजिक्स में आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था उसमें था आपका किरचॉफ्स लॉ। तो आपने पढ़ा था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसे आप क्या कहते हैं, करंट लॉ। ठीक है, इसके बाद आइए सेकंड लॉ पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज नोन एज वोल्टेज लॉ। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लॉ, दैट मीन्स किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज नोन एज वोल्टेज लॉ एंड फर्स्ट लॉ इज नोन एज करंट लॉ। तो देखो फर्स्ट लॉ तो आपने समझ ही लिया है, इसके बाद आइए सेकंड लॉ को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये सर्किट समझें, ठीक है ना। तो फिर लैंग्वेज में बताता हूँ आपको कि यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप लैंग्वेज अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ये एक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें आप देखोगे एक बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी का प्लस है ये और ये बैटरी का माइनस। बड़ी वाली प्लेट बैटरी का प्लस होता है, छोटी वाली प्लेट बैटरी का माइनस होता है, माइनस प्लेट होती है, ठीक है। तो देखो इसके बाद यहाँ से प्लस से करंट चलता है और ये पूरे सर्किट में एक बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, कैपिटल आर। एक रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, R1, ठीक है। यानी और जो बैटरी है इसका ईएमएफ क्या है, स्मॉल E1, ठीक है। तो बैटरी E1 जो है आपकी, यानी फर्स्ट बैटरी जिसका ईएमएफ स्मॉल E1 है, तो उससे जो करंट चलेगा वो मान लो कितना करंट चल रहा है, I1। तो I1 करंट इसमें जाएगा और यहाँ से होते हुए बैटरी के माइनस तक चला जाएगा, ठीक है। आप देखोगे नीचे भी एक बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ कितना है, E2। तो आप एक बात और देखें, इसके नीचे वाले सर्किट में एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, R2। बीच में तो बीच वाला रेजिस्टेंस जो कैपिटल R है ना, बैटरी E1 और बैटरी E2 दोनों के लिए कैसा है, कॉमन है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से करंट चलेगा प्लस से, करंट प्लस से माइनस तक चलता है। तो करंट यहाँ से चलेगा प्लस से और मान लो कितना चल रहा है, बैटरी E2 से चल रहा है, तो करंट मान लो कितना चल रहा है, I2, ठीक है। तो I2 भी बीच वाले में जाएगा, इसका मतलब है बीच वाला जो रेजिस्टेंस है कैपिटल R, उसमें बैटरी E1 के कारण तो I1 करंट जाएगा, बैटरी E2 के कारण I2 करंट जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ, कैपिटल R रेजिस्टेंस जो कॉमन है दोनों बैटरीज के लिए, उसमें करंट आपका कितना जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। तो फिर ये I2 करंट यहाँ से होते हुए R2 जो रेजिस्टेंस है उसमें भी I2 करंट जाएगा और बैटरी के माइनस तक चला जाएगा। बात आपको समझ आई होगी यहाँ तक। देखो ये जो बंद पास है ना, बंद यानी क्लोज सर्किट है ना, ऊपर वाला भी क्लोज सर्किट है और नीचे वाला भी क्लोज सर्किट है। तो क्लोज सर्किट को आप मैश कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मैश, MESH। तो ये मैश फर्स्ट है और ये क्या है आपका, मैश सेकंड। दैट मीन्स क्लोज सर्किट फर्स्ट एंड क्लोज सर्किट सेकंड, ठीक है। तो देखो वोल्टेज लॉ क्या होता है, वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सिग्मा E इज इक्वल्स टू सिग्मा IR। सिग्मा आप जानते हो सम होता है, समीशन होता है। स्मॉल ई आप जानते हैं क्या होता है, इसे कहते हैं आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF, बैटरी का EMF होता है। I क्या होता है, करंट होता है, R क्या है, रेजिस्टेंस। तो देखो इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी सर्किट में दो या दो से अधिक बैटरी लगी हुई हैं तो उन सब का जो EMF है आप उसका सम करोगे। सम, सिग्मा का मीन्स क्या है, सम। आप उसका सम करोगे और वो जो सम है ना किसके बराबर होगा, उस सर्किट में जितने भी करंट फ्लो हो रहे हैं उस करंट के और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। मान लो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे उदाहरण के द्वारा मैं बताऊंगा, मतलब करंट का और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करके उनका सम कर देना है, जितने भी करंट है और जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो देखो इस एक्सप्रेशन की ही लैंग्वेज ऊपर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs। देखो इसे क्या कहते हैं, सिग्मा का मतलब सम होता है ना, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मीन्स क्या होता है, यदि डायरेक्शन सेम है तो प्लस लेना है और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लेना है। तो लिखा हुआ है द एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम का तो मीन्स समझे ना आप, डायरेक्शन सेम तो प्लस, डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस, ठीक है। लेकिन होता सम ही है, चाहे माइनस आए चाहे प्लस, इसे ही आप क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक सम कहते हैं। तो देखें द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs, जो EMF होते हैं, EMF बैटरी के है ना, सेल के EMFs ऑफ द सेल्स। मान लो किसी सर्किट में दो या दो से अधिक सेल लगी हैं तो उनका एल्जेब्रिक सम जो होगा ना, इन एनी सर्किट, सेल्स कहाँ लगी हैं, इन एनी सर्किट, ठीक है ना। यानी किसी सर्किट में जो सेल लगी हुई हैं उन सभी का EMF का जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल्स टू द, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक सम, ठीक है ना। आपका A है ये, इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम। वो किसके बराबर होता है, एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। यहाँ पे तो एल्जेब्रिक सम आ रहा है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड देयर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
यानी किसका सम लेना है, प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट किसकी लेनी है, करंट की और उनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इनका दोनों का प्रोडक्ट का क्या लेना है, सम लेना है। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद देखो सर्किट के माध्यम से समझते हैं। ये सर्किट जो मैंने आपको समझाया है, इस पर ये वाला रूल अप्लाई करते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ, दैट मीन्स वोल्टेज लॉ। देखो इन मैथ्स फर्स्ट, मैथ्स का क्या मीन्स होता है, क्लोज सर्किट। तो मैंने बताया आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स फर्स्ट की बात कर रहे हो तो देखो मैथ्स फर्स्ट में केवल एक ही सेल लगी हुई है जिसका ईएमएफ कितना है, E1। तो यहाँ पे सिग्मा ई यानी सम तो करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ E1 आ जाएगा। बात क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद देखो आप यहाँ पे सिग्मा IR होता है, तो देखो प्लस से चलेंगे और माइनस की तरफ चलेंगे। देखो इस तरीके से ना, इस तरीके से क्लॉकवाइज, वो क्लॉक तो ऐसे घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं प्लस से लेके माइनस तक। ठीक है, तो देखो प्लस से चलो, I1 करंट, यहाँ तो रेजिस्टेंस है नहीं कोई, I1 प्लस I2 जो करंट है वो किस में जा रहा है, R में। तो आपको पता है करंट की और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करनी है, तो I1 प्लस I2 जो करंट है उसकी मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस में। फिर देखो यहाँ सिग्मा है, इसका मतलब प्लस लेना होता है, सम लेना होता है, तो बीच में लगाओ प्लस। फिर आगे चलो, यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 करंट किस में है, R1 में, तो I1 की और R1 की मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी करंट की और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करके उनका जो सम होता है वो है ना, जितनी भी सेल्स लगी होती हैं सर्किट में उन सब के ईएमएफ के टोटल सम के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका क्या था, वोल्टेज लॉ। मैथ सेकंड में अप्लाई करो इस रूल को ही। यहाँ से देखो, यहाँ से भी बैटरी के प्लस से चलते हैं और माइनस तक, तो इस तरफ हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो देखो प्लस से चलोगे, I1 प्लस I2 करंट किस में है, R में, तो I1 प्लस I2 करंट किस में है, R में। प्लस करना होता है, प्लस डायरेक्शन सेम है तो प्लस ही आएगा, प्लस I2 R2। बात क्लियर है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, मैथ सेकंड में जितनी भी बैटरी लगी हुई है उनके ईएमएफ के योग के। तो एक ही बैटरी लगी हुई है इसलिए इसका सम तो क्या हो जाएगा, E2 ही तो हो जाएगा। तो ये क्या था आपका वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसे आप समझ लेंगे अच्छे से, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। आइए फिर आगे चलते हैं। आगे आपका टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। देख सकते हैं आप व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो व्हीट स्टोन नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो लिखा हुआ है प्रोफेसर व्हीट स्टोन इन्वेंटेड ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। आप जानते हैं रेजिस्टेंसेस होते हैं, तो जो व्हीट स्टोन साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने एक स्पेसिफिक यानी एक विशेष व्यवस्था बनाई, अरेंजमेंट बनाया किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। और कैसी व्यवस्था बनाई वो आगे पढ़ेंगे, थ्रू विच, जिसके द्वारा अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड। इस व्यवस्था के द्वारा जो अननोन रेजिस्टेंस है ना, यानी जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम नहीं जानते हैं उसके बारे में उसकी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इस अरेंजमेंट को ही क्या नाम दिया गया, उन्हीं साइंटिस्ट के नाम से नाम दिया गया व्हीट स्टोन्स ब्रिज। ठीक है, क्योंकि ब्रिज की शेप बनाता है इसलिए क्या है, एक तरीके से ब्रिज इसे कहा गया। बाकी ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ही है, ठीक है ना। तो देखो कंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में आप देखो ये पैरेललोग्राम है, आप जानते हैं पैरेललोग्राम है ना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप। पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा स्क्वायर होता है जिसमें दो एज कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं और दो एंटी पैरेलल होती हैं, तो पैरेललोग्राम है ये। यानी व्हीट स्टोन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 4 रेजिस्टेंस लिए, P, Q, R और S, और चारों को पैरेललोग्राम की एज में जोड़ दिया, ठीक है ना, भुजा में। तो देखो पहला यहाँ जोड़ा इन्होंने P, दूसरा यहाँ जोड़ा इन्होंने Q, तीसरा यहाँ जोड़ा R और चौथा यहाँ जोड़ा S। बात क्लियर है। तो ये एक तरीके से पैरेललोग्राम की एज थी, यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस जोड़े। इसके बाद देखो ये आप देखो कि डायगोनल जो है भाई, एक डायगोनल तो आपका ये है BD, तो जो डायगोनल BD है इसकी एज के बीच इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है ना। जो एमीटर होता है वो भी करंट को मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स को मेजर करता है, ठीक है। तो BD जो आपका डायगोनल है, इस यहाँ पे आप इन्होंने क्या लगाया साइंटिस्ट ने, जिनका नाम क्या है, व्हीट स्टोन, इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है ना। आइए फिर देखते हैं दूसरी जो एज है, मतलब दूसरा जो डायगोनल है, तो ये A को आपने जोड़ दिया, मतलब इन्होंने जोड़ा बैटरी के प्लस से, और C को स्विच के थ्रू बैटरी के माइनस से जोड़ दिया। बात क्लियर है। तो आप जानते हैं बैटरी के प्लस से करंट निकलता है और बैटरी के माइनस तक जाता है। तो देखो बैटरी के प्लस से करंट जा रहा है, ये है ना, I करंट मान लो, तो यहाँ पे गया। अब आप देखोगे 2
जगह करंट डिवाइड हो जाएगा। इसमें मान लो करंट जा रहा है I1 और नीचे की तरफ जा रहा है करंट I2। तो देखो फिर गैल्वेनोमीटर में भी करंट जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है आप IG मान लो, है ना, यानी करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो फिर करंट इधर I1, देखो I1 इसमें है तो कुछ करंट इसमें भी जाएगा। इसमें I1 क्यों मान लिया, क्योंकि जो IG है ना इसे हम जीरो मान के चलेंगे, बाद में समझ में आएगा आपको। IG जीरो हो जाएगा। मुझे एक बार बताओ आप, तो I1 यानी इस एज में और इस एज में करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है, तो IG को हम जीरो मानेंगे। तो ये आ जाएगा आपका P में करंट कितना है I1, और Q में भी करंट आपने कितना माना I1। इधर से देखो I2 करंट आपका R में है, तो I2 करंट आपका किस में है, S में। और देखो यहाँ पे आके तो सारा करंट मिल जाएगा, इसलिए ये I करंट आएगा और कहाँ तक, स्विच से होते हुए बैटरी के माइनस तक चला जाएगा। बात क्लियर है। ये देखो बिल्कुल मैथ्स फर्स्ट है और ये क्या है, मैथ्स सेकंड है। बात क्लियर समझ आ रही होगी आपको। इसके बाद देखो जो डायग्राम में आपने देखा वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं पढ़ के बोल देता हूँ। इन व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S आर कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड सर्किट। देख सकते हो आप, क्लोज्ड सर्किट में लगे हुए हैं, क्लोज्ड माने बंद, है ना, इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम की फॉर्म में लगे हुए हैं। एक गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन द डायगोनल, तो डायगोनल में आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जैसा कि भी मैंने समझाया आपको। एंड सेकंड डायगोनल इज कनेक्टेड टू द बैटरी। देखो सेकंड डायगोनल किससे कनेक्टेड है, बैटरी के द्वारा। हैंस दिस सर्किट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसे आप क्या कहते हैं, इस सर्किट को ही आप व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। देखो इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, वर्किंग। तो वर्किंग देखते हैं आप, इसे आप वर्किंग हेडिंग कह सकते हो। बाकी आप ये जो रेजिस्टेंसेस हैं 4 P, Q, R, S, इनके बीच रिलेशन भी कह सकते हो, रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंसेस, या आप बैलेंसिंग कंडीशन भी कह सकते हो, बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन का क्या मीन्स है, ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना, ये करंट को मेजर करता है। अब इसमें करंट आएगा तभी तो मेजर करेगा, लेकिन यदि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, सुई है, वो जीरो पे है, जीरो वैल्यू दे रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P रेजिस्टेंस में जितना करंट है I1 उतना ही Q रेजिस्टेंस में है I1, ठीक है ना, क्योंकि इधर तो करंट जा ही नहीं रहा, IG तो जीरो है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, बैलेंसिंग कंडीशन कहलाती है। यानी जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होता है, दैट मीन्स IG जब जीरो होता है तो वो कंडीशन आपकी बैलेंसिंग कंडीशन होती है। बैलेंसिंग क्यों, क्योंकि I1 करंट कुछ इसमें जाता है और कुछ इसमें जाता है, लेकिन I1 जो IG है वो तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब है जितना करंट इधर से आया उतना ही इधर चला गया, इसका मतलब जितना करंट इधर उतना ही इधर, तो बैलेंस हो रहा है ना करंट का, जितना इधर है उतना इधर है। तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन। और ये कब ऑब्टेन होती है, जब IG आपका जीरो होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इस बारे में। इफ़ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज सो एडजस्टेड, देखो यदि व्हीटस्टोन का ब्रिज इस प्रकार एडजस्ट कर दिया जाए, ठीक है ना, किस प्रकार, दैट देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन, है ना, विचलन नहीं है। देखो जीरो पे सुई है तो देखो इधर को बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ती है ना, तो इसका मतलब है जीरो पे है तो इसका मतलब वैल्यू कितनी है करंट की, जीरो। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है दैट मीन्स IG कितना है, जीरो। बात समझ रहे हो आप लोग। तो देखो कंडीशन क्या हो जाएगी, आइए फिर इसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देन अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मैथ्स फर्स्ट। मैथ्स फर्स्ट में किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाते हैं, ठीक है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम आप जानते हैं क्या होता है, बैटरी का जो EMF होता है उनका सम किसके बराबर होता है, करंट के और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। आइए देख लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, मैथ्स फर्स्ट में बात कर रहे हैं, तो मैथ्स फर्स्ट में आप देखोगे, इधर से चलो, मान लो पॉइंट ए से, तो देखो P में कितना करंट आ रहा है, I1, तो PI1 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। और देखो ऐसे चलोगे नीचे की तरफ, तो IG, भाई गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना, आप G मान लो, तो ये हो जाएगा PI1 प्लस IG इंटू G, करंट की और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट कर रहे हैं ना। और देखो यहाँ पे अब हम इधर चल रहे हैं लेकिन करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट, तो क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के I2 इंटू R। बात क्लियर है आपको, दोबारा समझिए। करंट की और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो I1P, है ना, इधर आगे चलो, प्लस क्योंकि डायरेक्शन सेम है, हम भी जिस तरफ जा रहे हैं करंट भी उस तरफ जा रहा है, IG इंटू G, ठीक है ना। G क्या है, इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। फिर देखो करंट नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो माइनस आएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, माइनस I2 इंटू R। और देखो बराबर क्या होता है, बैटरी का EMF, लेकिन इस मैश में कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है, बैटरी तो नीचे लगी हुई है, इस मैश में कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है, इसलिए बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के। तो देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, यही है जो मैंने बोला अभी,
PI1 प्लस G इंटू 0। जीरो क्यों कर दिया? क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन प्राप्त करनी है, इसलिए IG को आपने क्या कर दिया? 0। ठीक है ना, तो आप लिख देंगे बिकॉज IG इज इक्वल्स टू 0। बात क्लियर है? और माइनस I2 इंटू आर बोला मैंने आपको, और बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। तो देखो PI1 ये तो आपका 0 हो गया, इज इक्वल्स टू I2 इंटू आर हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। देखो मैथ सेकंड में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, QI1 माइनस I2S माइनस G इंटू 0 बराबर 0, ये आ रहा है। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। B से चलो तो I1 इंटू क्यू आ रहा है। ठीक है, इधर चलोगे, देखो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस आएगा, माइनस के I2 इंटू एस, और फिर देखो ऊपर चलो, करंट नीचे की तरफ है, तो IG इंटू जी। बात क्लियर है आपको? तो इस तरीके से, और बराबर यहाँ भी कोई बैटरी नहीं है, तो बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। तो देखो यहाँ भी क्या हो रहा है? QI1 माइनस I2 इंटू एस इज इक्वल्स टू जी, वो माइनस G इंटू 0। IG को 0 रख दिया है ना, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन कब ऑब्टेन होती है? जब IG कितना होता है? 0। तो आप लिख देना IG इज इक्वल्स टू 0 फॉर बैलेंसिंग कंडीशन। बात क्लियर है? तो मैं लिख देता हूँ फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए आप IG को कितना कर रहे हैं? 0। बात क्लियर है आप लोगों को? आइए फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो 0 हो जाएगा, तो I1 Q इज इक्वल्स टू I2 इंटू एस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? इक्वेशन 2 से लिख दें, और आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वी गेट हम क्या मिलेगा? देखो PI1 अपॉन I1Q, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो यहाँ से देखो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। तो ये क्या है आपका? ये है आपका बैलेंसिंग कंडीशन। तो नीचे लिख देना इट इज़ द बैलेंसिंग कंडीशन। और इसके द्वारा आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। मान लो कोई 3 रेजिस्टेंस आपको पता है, तो चौथा रेजिस्टेंस जो S है मान लो अननोन है, तो उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो इसके नीचे एक लाइन लिख देना इट इज़ द बैलेंसिंग कंडीशन, है ना। एंड फ्रॉम द अबव फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। कर लेंगे ना आप लोग यहाँ तक? आइए इसके बाद देख लेते हैं मीटर ब्रिज क्या होता है। ठीक है, मीटर ब्रिज, देखो मीटर ब्रिज जो है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है। तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसे आप क्या कहते हैं? मीटर ब्रिज कहते हैं। तो देखो मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज एप्लीकेशन है, इसका मतलब मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल बेस्ड होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है द डिवाइस विच इज बेस्ड, ऐसी डिवाइस जो बेस्ड है ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। किस पर बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। विद द हेल्प ऑफ विच, और जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इसकी सहायता से। यानी किसकी सहायता से? मीटर ब्रिज की सहायता से। आइए कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे भी 4 रेजिस्टेंस होंगे PQRS, लेकिन थोड़ा अलग है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। तो देखो यहाँ पे ये पत्तियाँ लगी होती हैं ना, ये एक क्या होता है? लकड़ी का एक तख्ता होता है। यहाँ पे एक तख्ता है लकड़ी का, है ना। इस तरीके से मैं यदि बनाना चाहूँ तो एक लकड़ी का तख्ता होता है। ठीक है, तो इस लकड़ी के तख्ते में एक तार फंसा होता है 100 सेंटीमीटर का, ये लिखा हुआ है ना 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का इस लकड़ी के तख्ते में एक तार कसा हुआ होता है। ये कॉन्स्टेंटन का होता है या मैंगनीन का होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन क्या होते हैं? मिश्र धातु होती हैं, 2 या 2 से अधिक मेटल्स को मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर का एक वायर है कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का, जो एक लकड़ी के तख्ते पर कसा हुआ होता है। बात क्लियर है आप लोगों को? और इसमें ये पत्तियां लगी हुई होती हैं, है ना, बीच में। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, जिसका रेजिस्टेंस मान लो कितना है? कैपिटल R। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टेंस, जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा ना, यानी मीटर ब्रिज वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी कंडक्टर का। तो मान लो ऐसे ही आपको निकालना है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस मान सकते हो, कैपिटल S तो लगा रखा है, बिल्कुल उसी की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है, तख्ते पे कसा हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। बात क्लियर? और ये जो वायर है, इस वायर को आपने स्विच के थ्रू किससे जोड़ रखा है? बैटरी से जोड़ रखा है। बैटरी के प्लस से करंट चलेगा और कहाँ तक आएगा? बैटरी के माइनस तक। तो इस वायर में, जो 100 सेंटीमीटर का वायर है, आप बैटरी के द्वारा इसमें करंट भी फ्लो कराते हैं। और देखो यहाँ पे एक ये क्या लगा रहता है? इसे कहते हैं आप गैल्वेनोमीटर, बताया ना मैंने, जो करंट को मेजर करता है। और ये गैल्वेनोमीटर की क्या होती है? इसे जोकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोकी। जोकी पता है क्या होती है? यानी इसके द्वारा टच करा के देखते हैं वायर पे कि कहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है? 0 है। क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन यदि आपको ऑब्टेन करनी है, तो आपको पता होना चाहिए
कि यदि आप जोकी को किस पॉइंट पर टच कराएं, है ना, ऐसा कोई पॉइंट तो होगा जहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो जाए। यानी जोकी क्या है, एक तरीके से जैसे टेस्टर होता है ना, वो बताता है कि करंट कहाँ पे है, इसी प्रकार ये जोकी होती है, ठीक है ना। ये जोकी क्या काम करती है, बताती है कि इस पॉइंट पे करंट कितना है। मान लो आपने इस जोकी को गैल्वेनोमीटर से अटैच होती है, आपने इसे यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे जितना करंट होगा ना गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ जाएगी। और फिर आप इसे मान लो कहीं और टच करोगे तो हर जगह का करंट अलग अलग जो भी जितना होगा वो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग के रूप में मिल जाएगा। लेकिन हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे टच कराने पर गैल्वेनोमीटर की स्विंग 0 पे आ जाए, यानी जहाँ पर करंट कितना हो 0। तो हमने मान लिया वो पॉइंट कौन सा है, मान लो वो पॉइंट कौन सा है, बी तो यहाँ पे है, तो मान लो कितना है वो पॉइंट सी मान सकते हो, ठीक है ना। आप लिख लेना अच्छे से, उस पॉइंट को आपने क्या नाम दिया, सी। तो देखो ए से सी तक का एक भाग होगा जिसकी लेंथ मैंने कितनी मानी, स्मॉल एल। तो जो रिमेनिंग है यानी बी सी या सी बी कितना बचा, 100 माइनस एल। बात क्लियर है आप लोगों को। इतने वायर का रेजिस्टेंस आप पी मान लो और इतने वायर का रेजिस्टेंस आप कितना मान लो, क्यू, है ना। आर एस आपके पास है, ये डायग्राम में सब कुछ आपको क्लियर होगा। तो जैसा मैंने आपको समझाया वैसा ही लिखा हुआ है, आइए देख लेते हैं। देखो लेट अस कंसीडर, जैसे आप मान सकते हो ए वायर ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन, है ना। तो आप लिख देना मैंगनीन का या कॉन्स्टेंटन का वायर होता है ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। ए रेजिस्टेंस बॉक्स इज अटैच्ड बिटवीन द स्ट्रिप्स मेड ऑफ कॉपर। देख सकते हो आप, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, ये देखो कॉपर की स्ट्रिप्स के बीच, है ना, कॉपर की पत्तियों के बीच, ठीक है। तो देखो आगे पढ़ते हैं फिर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मेड ऑफ कॉपर, कॉपर से बनी हुई है स्ट्रिप, एंड एन अननोन रेजिस्टेंस इज अटैच्ड बिटवीन टू लास्ट स्ट्रिप। लास्ट की 2 स्ट्रिप पत्तियों के बीच क्या लगा हुआ है, एक अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसे मैंने नाम दिया एस। इस स्लाइडिंग जोकी, देखो स्लाइडिंग माने जो चल सकती है, मोशन कर सकती है, जोकी, है ना, बताया वो एरो जो है, इज कनेक्टेड थ्रू ए गैल्वेनोमीटर। ये किससे जुड़ा रहता है, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा रहता है। बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। आप देखें ये आपकी जोकी है ना, गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है, स्लाइडिंग, ये मोशन कर सकती है आगे पीछे, है ना। तो स्लाइडिंग कह रहे हैं, तो लिखा हुआ है स्लाइडिंग जोकी इज कनेक्टेड थ्रू, ठीक है ना, इज कनेक्टेड थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, किससे जुड़ी हुई है, गैल्वेनोमीटर। एट पॉइंट सी पे देखो क्या हो रहा है, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज 0। मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉइंट सी पे जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है, 0 है। बात क्लियर है आप लोगों को, तभी तो आपने इसे बैलेंसिंग पॉइंट मानोगे। तो इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में वायर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, AC एंड BC। देखो एक पार्ट तो AC हो गया जिसकी लेंथ मैंने कितनी मानी, स्मॉल एल। एक पार्ट आपका BC हो जाएगा जिसकी लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल। बात क्लियर है। तो देखो फ्रॉम, एक फॉर्मूला आप जानते हो, ये पढ़ा है आपने फॉर्मूला, क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। आर तो रेजिस्टेंस होता है, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी कहते हैं, या आप इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एल आपकी लेंथ है ना, वायर की लेंथ है मीन्स और ए क्या है आप जानते हैं, एरिया ऑफ द वायर। तो देखो ये फॉर्मूला आप AC पार्ट के लिए अप्लाई करो, जो वायर का कौन सा पार्ट है, AC। तो RAC हो जाएगा, RAC मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट AC, और रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट AC को तो आप क्या कह रहे हैं, P कह रहे हैं, तो आप यहाँ पे P लिख देंगे। और फॉर्मूला यही होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। लेंथ इसकी L है, इसका एरिया कितना है, कैपिटल A। वायर का पूरे का एरिया तो समान ही होगा, क्योंकि वायर ऐसा थोड़ा ना होता है, कहीं से उसका एरिया ज़्यादा कहीं से कम। BC पार्ट के लिए आप यही वाला फॉर्मूला यूज करो। तो BC पार्ट जो है आपका, उसका रेजिस्टेंस आपने कितना मान रखा है, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q लिखा, रो इंटू, अब देखो BC पार्ट की जो लेंथ है L नहीं है, कितनी है, 100 माइनस एल। तो L के प्लेस पर यहाँ क्या आ जाएगा, 100 माइनस एल अपॉन में, देखो एरिया तो सेम रहेगा। तो फ्रॉम बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन को देखो यूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। अभी तो पढ़ा आपने, तो इसके बाद आप देखोगे P की वैल्यू रख दो, अभी तो लिखा थे ऊपर, रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, L अपॉन A, ठीक है ना। तो P की वैल्यू रखो आपने, रो इंटू एल अपॉन ए, Q की वैल्यू रखो, रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू R अपॉन S। तो यहाँ से देखोगे A से A कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो L अपॉन 100 माइनस एल किसके बराबर आ जाएगा, R अपॉन S के। तो देखो S की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना जाएगा, R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। S क्या था, अननोन रेजिस्टेंस तो था, जिसका रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना था, और यही तो काम था इसका, तो वो काम हो चुका है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम द अबव रिलेशन, इस रिलेशन की हेल्प से, यदि आपको R का मान पता हो, वैल्यू है ना रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस जो बॉक्स आपने लगाया उसका रेजिस्टेंस बस आपको पता होना चाहिए, और आपको लेंथ पता होनी चाहिए L। और L लेंथ कौन सी है, L लेंथ है आपकी
बैलेंसिंग पॉइंट की, बैलेंसिंग पॉइंट है ना सी, यानी बैलेंसिंग पॉइंट की लेंथ ज्ञात कर लो एक तो, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स जो लगा रहे हो आप उसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर लो, मतलब वो तो पता ही होता है जो बॉक्स आप यूज़ कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो फिर आप क्या ज्ञात कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड, जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो। बात क्लियर है यहाँ तक? तो दोनों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी बल्कि तीनों कहना चाहिए। जो किरचॉफ्स लॉ है उसे भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ तक नोट्स अच्छे से बना के और साथ में बिल्कुल लर्निंग वर्क डेली का डेली आप कंप्लीट करते चलें। ऑल द वेरी बेस्ट।